हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो बोर्ड एग्जाम की डेट नजदीक आ रही है। ऐसे में हर एक स्टूडेंट के माइंड में सिर्फ एक ही टेंशन है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें ताकि हमारे नंबर ना कटें और हम अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। बच्चों, जब भी किसी का रिजल्ट आता है तो आपने बहुत सारे स्टूडेंट को यह कहते हुए सुना होगा कि यार मैंने तो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था, अच्छे से कॉपी लिखा था, कोई क्वेश्चन ही नहीं छोड़ा था, फिर भी मेरे नंबर कट गए। एग्जामिनर की इसमें गलती है, उसने सही से कॉपी चेक किया ही नहीं। ऐसा आप सोचते हैं, ऐसा वो स्टूडेंट सोचता है। लेकिन जो गलती आपको नहीं पता है वो गलती एग्जामिनर को पता है ना, कि आपने गलती कहां किया है या फिर उस स्टूडेंट ने गलती कहां पर किया है जिसके वजह से उसके नंबर कट गए हैं। तो आपसे वो गलती ना हो बच्चों, इसलिए आज के इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे कि कॉपी कैसे लिखना है। क्योंकि बच्चों अपने समय में हम भी अपने क्लास के टॉपर रह चुके हैं, तो वो जो भी हमारा एक्सपीरियंस है हम आपको शेयर करेंगे। ठीक, तो हमारा भाई यही विषय है कि हम कॉपी कैसे लिखें। आज के इस वीडियो में यही समझेंगे कि आपको कॉपी कोई भी व्हाटएवर कोई भी सब्जेक्ट हो, ऐसा नहीं भाई हिंदी इंग्लिश, ठीक, फिजिक्स लिखना है, केमिस्ट्री लिखना है, कुछ भी हो बच्चों, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको कॉपी किस तरीके से लिखना है वो जानना बेहद जरूरी है। ठीक है ना। और किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपके नंबर ना कटे बच्चों, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज होती है। ठीक है ना। हम यही सोचते हैं कि हमने तो लिखा, नंबर कट गए, किस वजह से, तो कहीं ना कहीं आपकी गलती होती है। आप कुछ गलती करते हो तभी नंबर करते हैं, नहीं किसी को शौक नहीं होता है। हमने बहुत सारे टीचर से बात किया जो हमारे सीनियर हैं, हमारे गुरु हैं, ठीक, वो कॉपी चेक करने जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। उनसे हमने पूछा क्या राइटिंग की वजह से करते हैं या फिर कौन सी ऐसी गलती होती है, तो भाई उन्होंने ऐसा ऐसा जवाब दिया ना कि हम खुद शौक हो गए कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या इस वजह से भी नंबर कर सकते हैं। तो चलिए सारी चीजों को अपन आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं, क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहले क्या करें। ठीक, जब भी आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर होगा आपको क्या करना है। यहीं पर बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि ओवर स्मार्ट बनते हैं। कुछ होते हैं यार टाइम बिल्कुल भी ना गंवाओ, फटाफट तुरंत तत्काल शुरू हो जाओ। ये गलती आपको नहीं करना है बच्चों। कभी भी एक टॉपर ये गलती नहीं करता है। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान पूर्वक आपको, ठीक, ध्यान पूर्वक क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। ध्यान पूर्वक बच्चों आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। और इसीलिए तो आपके भाई 15 मिनट क्यों दिए जाते हैं, इसीलिए दिए जाते हैं कि सबसे पहले ध्यान पूर्वक क्वेश्चन पेपर को पढ़ें। ठीक, सबसे पहले बच्चों ध्यान पूर्वक आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है और साथ ही इसमें जो भी निर्देश दिए गए हैं, जो भी निर्देश दिए गए हैं उनको पढ़ना बेहद जरूरी है। ठीक, क्योंकि अगर इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ेंगे तो यहां पर गलती हो जाती है। क्योंकि कभी कभार कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि दिया रहता है कि हाँ इस वाले प्रश्न में ये जो खंड है यहां पर ये करना है वो करना है। अगर आप निर्देश ही नहीं पढ़े रहेंगे तो उस क्वेश्चन पर पहुंचेंगे आप, वहीं पर देखेंगे फटाक से आप शुरू हो जाएंगे। तो ये गलती नहीं करना है। सबसे पहले आपको ध्यान पूर्वक बच्चों क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। ठीक, इसीलिए तो आपके हमने बताया ना कि जो 15 मिनट बच्चों आपको क्यों दिए जाते हैं, तो आपको 15 मिनट इसलिए दिए जाते हैं कि आप पहले ध्यान पूर्वक सभी निर्देश को अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, ये चीज पहला काम करना है। अब उसके बाद बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि शुरुआत कहां से करें। बहुत सारे बच्चों के ये क्वेश्चन है कि शुरुआत कहां से करें। क्या मतलब जहां से आए मन वहीं से शुरू कर दो। ठीक, क्या ये तरीका सही है या फिर हम क्रम से 1 2 3 4 क्वेश्चन ऐसे चले, या फिर उसको समझना जरूरी है। तो आपको क्या करना है बच्चों, देखिए शुरुआत की अगर हम बात करें तो जिस प्रश्न का उत्तर, ठीक, जिस प्रश्न का उत्तर आपको 100% याद हो, 100% का मतलब एकदम श्योर हो, जिस प्रश्न का उत्तर 100% याद हो वहीं से शुरुआत करें। ठीक, वहीं से शुरुआत करना है आपको, यह चीज ध्यान देना बच्चों। ठीक, जिस प्रश्न का उत्तर आपको सही से मतलब 100% आप श्योर हो जिस क्वेश्चन के बारे में, वहां से आपको क्या करना है, शुरुआत करना है। ठीक है, वहीं से आपको शुरुआत करना है। अब देखिए यहां पर अब ऐसा नहीं, इसमें भी अगर बच्चों मान लेते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लेते हैं दूसरा आपको नहीं पता है, तीसरा पता है,
ठीक, फिर चौथा पांचवा नहीं पता, छठवां पता है। तो अगर इस तरह से गैप भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपको क्या करना है सिस्टम से। ये नहीं कि पहले ये नहीं बच्चों, ऐसा नहीं कि पहले छठवां कर दीजिए, फिर पहला कर दीजिए, फिर तीसरा कर दीजिए, फिर दूसरा कर दीजिए, फिर उसके बाद यहां पर आकर के चौथा कर दीजिए। नहीं, ये चीज नहीं करना। इससे होता क्या है, जो भी एग्जामिनर होते हैं ना, वो भी भाई थोड़ा उनका भी दिमाग इधर उधर घूम जाता है। भले बच्चों बीच में क्वेश्चन आपको नहीं पता है, लेकिन आप एक सिस्टम को ध्यान देना। ठीक, आपको पहला ठीक इसी तरीके से करना है। ये नहीं पहला क्वेश्चन पे चले जाओ, 10वां क्वेश्चन करो, फिर उसके बाद छठा करो, पांचवा करो, तीसरा करो, दूसरा करो, ऐसे में खिचड़ी हो जाता है। ठीक, भले आपको बीच में नहीं याद है, लेकिन आप सिस्टम से करिए, ऐसे सीधा करते चलिए। उसके बाद जो भी बाद में फिर जो क्वेश्चन थोड़ा डाउट है इधर उधर, ठीक, उसको लिखिएगा। ये सही तरीका होता है, ठीक है ना। ऐसा इस बात को ध्यान देना बच्चों, ये बहुत जरूरी है। तो जिस प्रश्न का उत्तर 100% याद हो, शुरुआत वहीं से करें, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि भाई शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। अगर शुरुआत अच्छी हुई है तो अंत भी अच्छा होगा बच्चों। ठीक, तीसरी चीज ये बेहद जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी चीज, ठीक है, कि शुरू के 2 से 3 पेज कैसे लिखें। जो स्टार्टिंग के बच्चों 2 से 3 पेज होते हैं, क्या करना चाहिए उसमें, किस तरह से लिखना चाहिए। तो शुरुआत के बच्चों 2 से 3 पेज तो यहां पर लिखने हैं। आपको क्या करना है, शुरू के 2 से 3 पेज में काट पीट नहीं करना है। ठीक, काट पीट नहीं करना है, नहीं करना है, काट पीट नहीं करना है। क्योंकि एक बात हम हमेशा से बोलते हैं बच्चों कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक, ये बात हम हमेशा से बोलते हैं बच्चों कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक, क्योंकि अगर आपकी लिखावट पहली ही नजर में एग्जामिनर को अच्छी लग गई तो वो एकदम मगन हो जाएंगे, यार बंदे में दम है, इसने अच्छा लिखा है, बहुत ही सुंदर लिखा है, विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना हिचकिचाए फटाक से आपको जितने नंबर का क्वेश्चन होगा वो दे देंगे। कोई उसमें दुविधा है ही नहीं, ज्यादा वो सोचेंगे ही नहीं। ठीक, ये इसलिए कहते हैं बच्चों आपको स्टार्टिंग के 2 से 3 पेज में जितना हो सके उतना सुंदर लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक, फिर उसके बाद आप पीछे कैसे भी लिखें वो चल जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग के 2 से 3 पेज में बच्चों आपको ज्यादा से मतलब ज्यादा काट पीट नहीं करना है। इस बात को अपने माइंड में रखना है कि बच्चों आपको 2 से 3 पेज में ज्यादा काट पीट नहीं करना है। भाई ऐसा नहीं काटा पीटा मचाए हैं तो इससे एग्जामिनर भी इरिटेट हो जाते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान देना, क्योंकि अगर पहली नजर में ही, इसीलिए तो कह रहे हैं कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, अगर पहली ही नजर में आपकी कॉपी एग्जामिनर को अच्छी लग गई तो यूं समझिए बल्ले बल्ले है। ठीक है, ये चीज तो तीसरा ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए चौथी चीज क्या है बच्चों, चौथी चीज है, एक क्वेश्चन है कि अगर हैंड राइटिंग अच्छी ना हो तब क्या करें। बहुत सारे बच्चों के ये भी क्वेश्चन होते हैं कि सर मान लेते हैं कि भाई जिनकी राइटिंग अच्छी है वो तो जमा देंगे, हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है तो सर हम क्या करेंगे, क्या हमें नंबर नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे बच्चों, आपको भी नंबर मिलेंगे। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है देन आपको क्या करना है, ठीक, जरूरी नहीं। अब जो हमने क्वेश्चन इसके पहले जिक्र किया था, ठीक, हमारे जो सर हैं, हमने उनसे पूछा कि सर क्या राइटिंग की वजह से भी नंबर कटते हैं, आप तो कॉपी चेक करते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। हम शॉक हो गए कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या राइटिंग की वजह से नंबर नहीं, अरे कट सकते हैं ना। तो उन्होंने कहा राइटिंग की वजह से नंबर कटते ही नहीं है। तो हमने कहा ऐसा क्यों? उन्होंने बताया कि राइटिंग की वजह से नंबर नहीं कटते हैं, बशर्ते कितनी भी गंदी राइटिंग हो, लेकिन जो अक्षर होते हैं, जो शब्द हैं, कुछ भी लिखा है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, दूर दूर थोड़ा साफ सुथरा लिखा रहना चाहिए, ज्यादा उसमें काट पीट ना हो। बाकी राइटिंग कोई भी मैटर नहीं करता। राइटिंग आपकी अच्छी नहीं है तब भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। आप उसका सही से उत्तर दिए हो किसी प्रश्न का, पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। तो इसलिए करना क्या है बच्चों, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी ना हो तो क्या करना है, तो आपको करना है कि भाई स्पष्ट, ठीक, अस्पष्ट व थोड़ा दूर दूर लिखें। ठीक, थोड़ा दूर दूर
लिखें। ठीक, क्या करना है बच्चों, थोड़ा आपको स्पष्ट लिखना है और थोड़ा दूर दूर लिखना है। ठीक है, भले राइटिंग ना अच्छी हो, हमने कहा ना, मतलब ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर पढ़ सके कि इसने क्या लिखा है। अब ऐसे नहीं कि जैसे हो दिया कि वह, फिर उसके बाद स्कूल, फिर उसके बाद जाता, फिर उसके बाद है। अरे कुछ नहीं भैया, आपको राइटिंग नहीं अच्छी, भले ऐसे लिखिए। आप एक इधर भगा रहे हैं, एक ऐसे लिख रहे हैं, स्कूल, फिर उसके बाद यहां पे जाता, फिर उसके बाद है। तो देखिए इसमें, अगर इसमें और इसमें अंतर देखिएगा बच्चों, है क्या, ये भी वही लिखा है लेकिन ये भी, अब इसमें भले चाहे राइटिंग अच्छी ना हो लेकिन ये दूर दूर है और क्लियर है, स्पष्ट है। तो इसलिए बच्चों ध्यान से समझिएगा ये बात कि अगर आपकी हैंड राइटिंग ठीक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आपके 1 नंबर नहीं कटेंगे बच्चों। ठीक, बशर्ते आपको थोड़ा स्पष्ट व दूर दूर लिखना है, ये चीज समझना है। ठीक है, चलिए, और एक अगली, ठीक है ना, जो बात है बच्चों, एक जो नेक्स्ट पॉइंट है समझना अपने को, कि अगर किसी प्रश्न का उत्तर ही ना याद हो तब क्या करना चाहिए। क्या उस प्रश्न को छोड़ देना चाहिए या फिर उसको सॉल्व करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ठीक है ना, अगर किसी प्रश्न का मान लेते हैं कि उत्तर ही ना याद हो, किसी भी प्रश्न का उत्तर ना याद हो, तो अब इसके लिए कौन सा सॉल्यूशन है। ये हर एक स्टूडेंट के साथ होता है, क्योंकि हर स्टूडेंट को हर क्वेश्चन तो भाई पूरी तरह से क्लियर नहीं हो सकते हैं, एक आध क्वेश्चन तो ऐसे हो ही जाते हैं जो उनको थोड़ा परेशान कर देते हैं। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में अपने को क्या करना है बच्चों, देखिए किसी भी प्रश्न का अगर उत्तर ना आए तो उससे संबंधित चीजों को लिखना है। ठीक, तो लिखेंगे बच्चों कि उस टॉपिक से संबंधित ठीक, संबंधित चीजें लिखना है जी, लिखना है, उस टॉपिक से संबंधित चीजें लिखना है। लाइक दैट, जैसे आ जाता है ट्रांसफार्मर की क्रिया विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। फिजिक्स में ये क्वेश्चन आ गया, तो मान लेते हैं कि भाई उसका पूरी बनावट संरचना आपको पता ही नहीं है, तो इतना तो पता है ना कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, ऊंचाई अपचाई। ऊंचाई क्या करता है उसको लिख दीजिए, अपचाई क्या करता है उसको लिख दीजिए। तो ये आप लिख दिए बच्चों। यकीनन अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं बच्चों, इस क्वेश्चन को आप, मतलब इस क्वेश्चन के अगर आप आंसर को लिखते हैं तो 5 नंबर का है, तो भाई 1-2 नंबर तो मिल ही जाएगा ना। कहते ना कि भागे भूत लंगोटा सही। ठीक, भाई क्वेश्चन पूरा छोड़ने से अच्छा है कि भाई थोड़ा उसको इधर उधर लिख करके 1-2 नंबर अगर आपको मिल जाते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है। इसलिए बच्चों कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं पता है तो उससे संबंधित, यानी उस टॉपिक से रिलेटेड जो बातें आपके मन में हो, जो कुछ आपको याद हो, आप छाप दीजिए। एग्जामिनर तो सोचेगा बच्चों कि आपने भी प्रयास किया है। ठीक, आपने चीटिंग नहीं किया, कम से कम अपने से थोड़ा प्रयास किया है। तो ये क्वेश्चन अगर 3 से 4 नंबर का है, 5 नंबर का है, तो 1 नंबर 2 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। इसलिए बच्चों ये समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको एग्जाम पीरियड में अपने माइंड में रखना है कॉपी को लिखते समय। अब कॉपी लिखना कैसे है वो जरूरी है, जिसकी वजह से नंबर कटते हैं अगर आपने सही से नहीं लिखा है। तो चलिए उसको हम समझते हैं। चलिए, आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर है हिंदी का, 2023 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। ठीक, और यहां पर इसमें जो भी प्रश्न है उनका उत्तर लिखा गया है। ठीक, हमने खुद से लिखा है बच्चों इसको। ठीक है, और वही आज आपको बताने वाले कि आपको किस तरीके से लिखना है। ठीक, जैसे आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो रहा है, आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हुआ बच्चों। ठीक, और यहां पर दिया है कि भाई ये सामान्य हिंदी का है, वो तो व्हाट एवर जो कुछ भी रहेगा, खंड का, तो ये चीज करना है, खंड का है। अब उसके बाद यहां पर पहले का खा गा घा अंगा ऐसे करके दिया गया है, तो आपको लिखना किस तरीके से है वो जानिए। ठीक है ना, ज्यादा फालतू की बातें ना करके सीधा टॉपिक पर आते हैं, अपने मुद्दे पर। तो खंड का है, तो सबसे पहले बच्चों आपको, ठीक, कॉपी में सबसे पहले आपको कॉपी में ही ऊपर सबसे पहले बच्चों क्या करना है, खंड का लिख लेना है। खंड का है, खा है, अगर है तो लिख लीजिए। और उससे भी ज्यादा जरूरी एक चीज ये है बच्चों कि आपको क्या करना है कि इधर लाइन कर लेना है। ठीक है ना, पटरी से आप इधर 2 लाइन कर लेते हैं और एक इस तरफ भी, कॉपी के दूसरी तरफ भी थोड़ा सा स्थान छोड़ करके एक आप पतली सी अगर लाइन खींचना चाहते हैं
भाई थोड़ा सा स्थान खींच के ऐसे एक पतली लाइन इधर भी आप खींच लेंगे। वो इसलिए बच्चों ताकि आप इस भाई बॉर्डर के बाहर ना जाएं। इससे क्या होगा बच्चों, जो कुछ भी आप लिखेंगे वो बहुत ही सुंदर लगेगा। भाई आगे पीछे रहेगा तो थोड़ा दिक्कत होगी। दोनों तरफ आपको लाइन जरूर करना है, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है ना। इससे जो कुछ रखते हैं भाई वो आप इस सीमा के बाहर नहीं जाएंगे तो लिखा हुआ बहुत सुंदर लगेगा। तो ये तो आपको करना। अब लिखेंगे कैसे बच्चों, खंड का आपको एकदम कॉपी के बीचों बीच बनाना है, खंड का डाल दिए, ठीक है ना। अब खंड का अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी आप फिर जो प्रश्नोत्तर नंबर यहां पर 1 है, ठीक, प्रश्नोत्तर नंबर 1, तो वो भी आपको प्रश्नोत्तर नंबर 1 आप देख रहे हैं, आपको इस तरीके से प्रश्नोत्तर नंबर 1 डालना है, ठीक है। और उसके बाद ये जो का खा गा घा अंगा ये चीज है, आपको ये लाइन के इस तरफ बनाना है बच्चों, यहां पर बनाना है का खा गा घा करके ऐसे इधर लिखना है। और जैसे पहला क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है, तो कविवचन सुधा है। तो यहां पर ये क्या है भाई, प्रश्नोत्तर नंबर तो 1 है, तो यहां पर का ये तीसरा मतलब दूसरा वाला सही है, ठीक है, का दूसरा सही है, तो आपने दूसरा लिख दिया। फिर उसके बाद ऑप्शन भी पूरा लिखना है कि कविवचन सुधा। हमने क्या देखा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, का लिख दिया और उसके बाद दूसरा सही है तो ऐसे कर दिए, उसके बाद खा का क्या किया, खा का जैसे तीसरा सही है तो ऐसे तीसरा लिख के केवल ऐसे कर दिए। ये गलती आपको नहीं करना, इससे एग्जामिनर इरिटेट हो जाता है। भाई आपको ये भी बताना है कि कौन सा विकल्प सही है ना, कौन सा विकल्प सही है बच्चों। तो ये चीज आपको मेंशन करना है कि जैसे यहां पे का दूसरा था कविवचन सुधा, तो हमने ये लिख दिया बच्चों। खा का तीसरा सही है कि श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, तो तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, तो भाई ये चीज हमने लिख दिया। और उसके बाद गा का रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, तो ऑप्शन भाई तीसरा है, तीसरा हमने लिख दिया कि गा का तीसरा। फिर घा कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक कौन है, शिव प्रसाद सिंह है, पहला है, तो भाई हमने घा का पहला लिख दिया शिव प्रसाद सिंह, ठीक, ये चीज। और उसके बाद फिर जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध से लिया गया है, तो पहला विकल्प है पृथ्वी पुत्र से, तो यहां पर हमने अंगा का पहला लिख दिया पृथ्वी पुत्र। तो लिखने का ये सही तरीका है। आप ऐसे लिख देंगे का दूसरा, खा का तीसरा, गा का तीसरा, घा का पहला, अंगा का पहला, वो एग्जामिनर क्या समझेगा भाई कौन सा पहला कौन सा दूसरा है, वो इरिटेट हो जाते हैं। क्योंकि बच्चों वो करते क्या है कि भाई उनके पास इस टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा, वो क्वेश्चन पेपर अपने सामने रखे रहते हैं, क्वेश्चन पेपर रखते हैं और उनको पता है ये क्वेश्चन है, ठीक। आप जब टिक मारेंगे भाई पहला दूसरा लिखेंगे, डायरेक्टली आप भाई जो विकल्प सही है वो भी लिखते हैं, तो इससे भाई उनको समझ में आ जाता है कि बच्चे ने बढ़िया तरीके से लिखा है, ये चीज बताया है कि कौन सा विकल्प सही है। भाई आप ऐसे का दूसरा बस खा का तीसरा, गा का तीसरा ऐसे लिखकर चले जाओगे तो उनको क्या समझ में आएगा कि कौन सा विकल्प है, वो फिर मिलाएंगे उसमें, फिर ढूंढेंगे, इससे क्या है उनका ही दिमाग दही होगा और यकीनन उनसे भी गलती कहीं ना कहीं हो जाएगी और वही आपके नंबर मिलने के बजाय इधर से उधर हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक। फिर आप कहोगे कि भाई इसमें हमारी गलती नहीं थी, नंबर तो कट गए, लेकिन वो गलती तो आपने किया था ना। तो इस तरह से लिखना है बच्चों, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक। खंड का है, खा है, जो कुछ भी है ऊपर बनाना है, जो प्रश्न उत्तर नंबर होता है वो भी आपको कॉपी के बीचों बीच करना है, और जो इधर का खा गा या 1 2 3 जो कि कुछ भी है वो आपको ये लाइन जो आप करते हैं लाइनिंग के इधर लिखना है, और विकल्प जो भी हैं ठीक वो इस तरह से लिखना है। तो इस तरह से लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक। इस तरह से अब क्या करेंगे भाई, दूसरे वाले का ये तो भाई गद्यांश का हो गया, अब पद्यांश का भी इसी तरह का लिख लेंगे, ठीक। बाकी चलते हैं, जैसे अगर आ गया यहां पर हम मान लेते हैं हमने क्या किया, एक व्याख्या किया है गद्यांश की, तो भाई तीसरा प्रश्न है तो करेंगे क्या बच्चों, देखिए यहां पर हमने प्रश्नोत्तर नंबर 3, शायद दिख भी ना रहा होगा प्रॉपर, प्रश्नोत्तर नंबर 3 कॉपी के बीचों बीच हमने लिख दिया, ठीक। प्रश्नोत्तर नंबर 3 ये तो हो गया। अब अपने को करना क्या है, तो यहां पर आप देख रहे हैं बच्चों, यहां पर भाई दिया गया है एक क्या गद्यांश, ठीक। एक गद्यांश दिया गया है कि यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है, और इसी दृढ़ कह रहा है भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है, मतलब इस तरीके से दिया गया है।
तो करना क्या है आपको, आपको काली पेन से क्या करना है बच्चों, पहले लिखना है। शुरुआत है कि यह प्रणाम भाव हुई, तो यह प्रणाम भाव हुई, फिर डैश डैश करिए, फिर अंतिम में जो समाप्त होता है कहां पर है कि अधः पतन को मतलब सूचित करता है, तो हमने को सूचित करता है लिख दिया। अब शुरू होता है यहां से प्रश्न, इससे संबंधित 5 प्रश्न हैं। तो हमने कहा ना बच्चों, जो कुछ भी प्रश्न वगैरह होते हैं वो आपको लाइनिंग के उस तरफ लिखना है। तो यहां पर हमने लिख दिया का में पहला जैसे प्रश्न था कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और उसके लेखक का नाम लिखिए, तो बच्चों हमने लिख दिया पाठ का नाम, ठीक, और यहां पर राष्ट्र का स्वरूप, फिर लेखक का नाम, और ये वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक। तो एक चीज आपको और इसमें समझना है कि आपको गैप जरूर करना है, एक लाइन जरूर छोड़ना है बच्चों, ठीक। ऐसा नहीं कि खिचड़ी पाठ का नाम उसके बाद यहीं पर लेखक का नाम, इससे थोड़ा वो देखने में ठीक भद्दा लगता है। तो ये गलती आपको नहीं, ये टेंशन आपका नहीं है कि भाई कॉपी जल्दी भर जाएगी, आप चाहे जितना भरो भाई वो देंगे ना, वो आपको कॉपी देंगे, इसलिए आपको ये चीज नहीं करना है कि कॉपी बचाओगे, ठीक है। आपको वहां पर ये सदाचार नहीं दिखाना है, आपको अच्छे से सुंदर तरीके से लिखना है, ठीक। कोई भी प्रश्न लिख रहे हैं तो उसके बीच में लाइन जरूर छोड़ना है। तो यहां पर हमने का लिख दिया भाई, पाठ का नाम तो राष्ट्र का स्वरूप, जैसे लेखक का नाम क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल। अगर इसी में संदर्भ आ जाता है तो आप उस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत एक गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के इस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक ये हैं। तो ये हो गया। अब खा वाले में देखते हैं बच्चों, तो एक लाइन हम छोड़ दिए। अब खा वाले में क्या था कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो हमने क्या लिख दिया, रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक। खा इसको बाहर लिखा, अब रेखांकित अंश की व्याख्या लिख दिया। आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन कर देना, इससे थोड़ा सुंदर दिखेगा। फिर उसके बाद आप शुरुआत यहां से करेंगे, जिसे लेखक कहता है। अंडरलाइन में क्या था कि जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है, ठीक। तो आप लिखेंगे कि लेखक कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को पृथ्वी के साथ माता और पुत्र जैसा संबंध रखना चाहिए, तभी उसको पृथ्वी द्वारा दिए गए संसाधनों को प्राप्त करने का अधिकार है। तो बच्चों जो भी रेखांकित अंश की व्याख्या या कुछ भी लिखना है, तो आप जब भी यहां से स्टार्ट करेंगे जस्ट उसके यहां नीचे से नहीं लिखना है, उसके नीचे से नहीं लिखना है बच्चों, ठीक। आपको दूसरी लाइन में यहां से लिखना है और उसके बाद ये छूट जाएगा एक लाइन, फिर उसके बाद ये चीज लिखेंगे। इससे आपकी जो हेडिंग है यानी मेन जो हेडलाइन होती है वो हाईलाइट हो जाएगी, ठीक। वो अच्छे से दिखाई पड़ेगी और आपका जो लिखा हुआ है वो भी सुंदर लगेगा, ठीक। ये हमारी ही मतलब हमारे द्वारा ही लिखा गया है बच्चों, ठीक। ऐसा मत समझिएगा किसी बच्चे की ये कॉपी है, ठीक। हमने खुद से लिखा है। अब उसके बाद जैसे तीसरा है गा, तो गा वाले में है कि भाई स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम क्या सूचित करता है, तो भी फिर क्या करेंगे, इसके बीच में देखिए एक लाइन हमने क्या किया, फिर गैप कर दिया। तो इसका जो भी उत्तर है गा इधर लिखा और उधर लिख दिया। अगला क्वेश्चन है कि भूमि और जन का दृढ़ बंधन क्या होता है, तो यहां पर भूमि और जन का दृढ़ बंधन क्या है, तो भाई भूमि और जन का दृढ़ बंधन प्रणाम भाव ही है, ये चीज ऊपर है, ठीक। तो ये चीज आप वहां पर ढूंढ करके, ये तो आपका काम है वहां पर करना, लेकिन हमारे बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि भाई आपको किस तरीके से लिखना है। तो यहां पर आपने गा लिखा ऐसे, फिर घा लिखा, फिर एक लाइन छोड़ने के बाद ये करेंगे, फिर उसके बाद गैप कर दिया। तो इसमें पूछा था कि भाई दृढ़ भित्ति और निष्कारण का क्या मतलब है, तो इसे लिखेंगे दृढ़ भित्ति, इसका मतलब है मजबूत दीवार, फिर कॉमा करेंगे, निष्कारण इसका मतलब बिना कारण के। तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो आप खुद देख रहे हैं कि ये कितना सुंदर दिखाई पड़ रहा है। बताओ अगर ऐसा लिखोगे तो भाई कौन कहां से आपके नंबर काटेगा। उसके बाद जैसे किसी भी लेखक का आ जाए, किसी लेखक का आ जाए आपको लिखना है, मतलब जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, तो यहां पर करेंगे क्या, तो भाई सबसे पहले हम वही चीज जो बताते चले आए, प्रश्नोत्तर नंबर जो होगा वो जरूरी। कुछ स्टूडेंट तो प्रश्नोत्तर नंबर ही भूल जाते हैं, तो इससे एग्जामिनर को दिक्कत होगी ना ढूंढने में, और वही इरिटेट होंगे, गलत काट देंगे, और आप उन पर ऑब्जेक्शन ले भी नहीं सकते हो क्योंकि आपने लिखा नहीं है। तो आपको क्या करना है, भी 5 प्रश्न है, जो भी प्रश्न होता है तो आप प्रश्नोत्तर नंबर डाल के ऐसे लिख दिए। फिर उसके बाद यहां पर देखिए का खा करके है, तो का आप जो डालेंगे, हमने बताया बच्चों को इधर लाइन के इस तरफ, ठीक। लाइन जरूर खींचना है आपको, देख रहे हैं दोनों तरफ लाइन है, इधर डबल लाइन करना है, इधर सिंगल। तो ये का हो गया, हमने का लिख दिया यहां पर। अब का किसके बारे में लिखना है, तो हम तीसरा लिख रहे हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी के बारे में,
ठीक है, तो जिसके बारे में लिखना है तो भाई तीसरा है, दूसरा है, वो चीज हमने यहां लिख दिया है। अब किसके बारे में लिख रहे हैं उनका नाम यहां पर आप लिख दीजिए कि वासुदेव शरण अग्रवाल। अब उसके बाद बच्चों हम हेडिंग बनाएंगे जीवन परिचय, आप नीचे अंडरलाइन कर देना। फिर उसके बाद यहां पर सुंदर तरीके से देख रहे हैं भी लिख दिया है, ठीक। जैसे लिखा है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा। देखिए जो मेन पॉइंट है हमने सन को और यहां पर गांव जो है उसको हाईलाइट कर दिया। इनकी जो मृत्यु है वहां पर भी देख रहे होंगे, ठीक, उसको भी हमने हाईलाइट कर दिया है, ठीक। तो यहां पर आप ऐसे लिखेंगे। फिर उसके बाद नीचे से हमने बताया बच्चों इसके जस्ट नीचे से नहीं लिखना है, जो हेडिंग बनाएंगे छोड़कर लिखना है, तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, पूरा इनका जन्म के बारे में। अब उसके बाद क्या करना है, जैसे भी साहित्यिक परिचय, इसमें भी अंडरलाइन कर दीजिए आप। फिर साहित्यिक परिचय में लिख दिया कि भाई साहित्य के क्षेत्र में इनका क्या योगदान है, ये आपने इस तरह से लिखा कि जहां मतलब पहले लिखेंगे, उसके बाद बच्चों नीचे हमने बताया जस्ट यहां से नहीं लिखना, इतना छोड़ करके इसके सामने से फिर लिखना है। तो देख रहे हैं कि कितना ज्यादा सुंदर दिख रहा है। कहीं पर इसमें काट पीट है नहीं है बच्चों, कहीं भी काट पीट आपको नहीं दिखेगा, और यही चीज आपको भी नहीं करना है। फिर आप एक लाइन छोड़ देंगे। देखिए हमने क्या किया, यहां पर भी एक लाइन छोड़ा है, अब इसके बाद भी हमने एक लाइन छोड़ा है। फिर कृतियां हेडिंग बनाया। कृतियों में बच्चों इधर देखिए पहला, दूसरा, तीसरा करके डाला है, ठीक, कि पहला इसमें निबंध संग्रह, आप ऐसे हेडिंग बना लेंगे। शोध क्या है, दूसरा इसे संपादन क्या है। मान लेते हैं जैसे निबंध संग्रह में वाग्धारा, कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र, वेद विद्या इनकी है, और शोध में पाणिनि कालीन भारत है, संपादन में पद्मावत, हर्षचरित। मान लेते हैं आपको ये चीज नहीं पता, तो आपको करना क्या है, ठीक। बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में कई बार हमसे पूछा है कि सर मान लेते हैं अगर कृतियों में हमें नहीं पता कि कौन सा निबंध है, कौन सा क्या है, ठीक, कौन कहानी है, कौन क्या चीज है, तो कैसे करना है, उसके लिए भी सॉल्यूशन है। तो आप कृतियां हेडिंग बनाने के बाद इनकी 2 से 3 रचनाएं जो याद है, मान लेते हैं जैसे कल्प वृक्ष है, तो कल्प वृक्ष मान लेते हैं, कल्प वृक्ष के बारे में पता है, कल्प वृक्ष लिख दिया। वाग्धारा मालूम है इनकी रचना, वाग्धारा लिख दिया, ठीक। इसके अलावा पद्मावत इनकी रचना पता है आपको, पद्मावत लिख दिया, ठीक। पद्मावत के अलावा पृथ्वी पुत्र इनकी रचना पता है, तो आपने पृथ्वी पुत्र लिख दिया। ऐसे लिखने के बाद आदि, यानी कम से कम, ठीक, जिनके बारे में आप लिखेंगे बच्चों कम से कम उनकी 4 से 5 रचनाएं लिख दीजिए अच्छे से, बस इतना करना है। आपको नहीं पता कि कौन निबंध है, कौन क्या है, कौन कहानी है, कौन क्या है, ठीक, नहीं मालूम, डोंट वरी, डायरेक्टली उनकी 4 से 5 रचनाएं आप अच्छे से ऐसे लिख दीजिए, बस हो गया काम, ठीक। इस तरीके से आपको मतलब जितने भी टॉपिक हैं सेम इसी तरीके का प्रश्नोत्तर नंबर या खंड वगैरह आपको कॉपी के बीचों बीच लिखना है। बाकी जो होते हैं इधर का खा गा करके वो लाइन के उस तरफ लिखना है। अगर इस तरीके से आप लिखते हैं डेफिनेटली आपके एक नंबर नहीं कटेंगे बच्चों, और आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना।